नमस्कार दोस्तों। तो बहुत दिनों बाद करीब 11 महीने बाद एक बार फिर चुनावी यात्रा पर निकला हूँ। और मुझे याद है पिछली बार नवंबर में, पिछले साल नवंबर के आखिरी हफ्ते में हम लोग गुजरात गए थे। दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव था और अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में चुनाव है। तो आज हम लोग निकले मध्य प्रदेश की यात्रा पर। कोशिश करेंगे कि राजस्थान भी जल्द से जल्द जाए और मध्य प्रदेश में भी शुरुआत हम कर रहे हैं मुरैना से। चंबल ग्वालियर रीजन का वो इलाका, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। मुरैना के बाद देखेंगे कहाँ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब इलेक्शन में ऐसे गांव, देहात, शहर, चौक चौराहे लोगों से मिलने निकलते हैं या मिलने की कोशिश करता हूँ, समझने की, लोगों के मन को पढ़ने की, जनमन, लोग क्या सोच रहे हैं। तो मैं अनप्लान्ड निकलता हूँ। कहीं भी किसी एक ज़िले में गया, वहाँ से किसी गांव में चला गया, वहाँ से किसी कस्बे में चला गया, कहीं चला गया, किसी तहसील में चला गया, जो जहाँ जैसे लोग मिलते हैं, चौक चौराहे पर, स्कूल में, कॉलेज में, बाज़ार में, किसी और ठिए पर, उनसे बात की, थोड़ी समझने की कोशिश की। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि दिल्ली में रहकर या जहाँ भी, जहाँ से आप पत्रकारिता करते हैं, वहाँ रहकर, पढ़कर, अखबारों में विश्लेषण पढ़कर, बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स पढ़कर एक खाका तो दिमाग में बनता है, एक तस्वीर तो बनती है, लेकिन असली चीज़ पता तब चलती है जब लोगों से मिलते हैं। तो उस संवाद में आपको अंदाज़ा लगता है लोगों की नाराज़गी क्या है, लोगों की परेशानी क्या है, मुश्किलें क्या है, या लोगों को लगता है यही सरकार रिपीट होनी चाहिए तो उसकी वजह क्या है, लोगों को लगता है नहीं ये सरकार जानी चाहिए तो वजह क्या है, अगर लोगों को लगता है ये पार्टी नहीं, ये पार्टी हमारे लिए ठीक है तो उसकी वजह क्या है। और ऐसे दौर में जब बहुत तरह की कल्याणकारी योजना कहें, जिसको प्रधानमंत्री मोदी रेबड़ी भी कहते हैं, रेबड़ी कल्चर, या बहुत तरह की स्कीम्स जब सरकारें लॉन्च कर रही हैं, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, बाकी और सरकारों ने भी पहले से वो सिलसिला शुरू कर रखा है। तो ऐसे दौर में उन स्कीम्स का क्या असर होता है। और अब जब चुनाव में बहुत कम वक्त हैं, चूँकि आपको पता होगा एमपी में 17 नवंबर को चुनाव हैं और उसके बाद राजस्थान में चुनाव है 25 नवंबर को। और चुनाव से पहले अब लगातार प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां ताबड़तोड़ शुरू होंगी, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की रैलियां शुरू होंगी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं की रैलियां होगी। मतलब पूरी ताकत से पार्टियां चुनाव मैदान में उतरेगी। अब वक्त कम है, चूंकि आचार संहिता भी लग चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। जैसा कि आपको पता है, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान और तेलंगाना में भी एक तरह से कंप्लीट बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, एमपी में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और तेलंगाना में बीआरएस, जो टीआरएस थी पहले, वर्सेस कांग्रेस। तो अब मैं क्यों जा रहा हूं मध्य प्रदेश, उसकी वजह है। शुरुआत क्यों मध्य प्रदेश से कर रहा हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश वो सूबा है जहां लगभग 18 साल से बीजेपी सरकार में है, जिसमें लगभग 16 साल हो गए शिवराज सिंह चौहान के। और मध्य प्रदेश वो सूबा है जिसको लेकर बीजेपी में भी सबसे अधिक बेचैनी है, क्योंकि बीजेपी ने जैसे सत्ता मध्य प्रदेश में हासिल की थी, सत्ता से बेदखल होने के बाद भी 2018 के चुनाव में बीजेपी हारी, और बीजेपी हार कर भी उसके बाद जोड़ तोड़ करके बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे को अपने पाले में मिलाकर, कैसे पार्टी तोड़कर, कैसे उपचुनाव कराकर, और क्या जो भी 3-5 किया, और बीजेपी ने दोबारा सत्ता हासिल कर ली। लेकिन अब मध्य प्रदेश में बीजेपी और बीजेपी के नेतृत्व को इस बात का अंदाजा है कि इस बार मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सत्ता की वापसी, हालांकि अगर सत्ता में बीजेपी आई तो भी शिवराज सिंह आएंगे नहीं आएंगे अभी पता नहीं, अगर बीजेपी की वापसी हुई तो भी, तो बीजेपी को पता है मुश्किल है। और इसलिए आपको पता होगा कि 7 सांसदों को चुनाव मैदान में बीजेपी ने उतारा है एमपी में, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री, एक पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय है। हालांकि अभी बीजेपी की 3 सूची आई है, इसे टेक्निकली 4 भी कह सकते हैं। 2 लिस्ट में 39, बीच में 1 और अभी एक 54, शायद
54 सीट एक आई है, लेकिन अभी 230 की विधानसभा है, तो अभी 100 से 125 के लगभग सीटों पर अभी उनके कितनी सीट याद है? 136 पर अभी उनकी लिस्ट आनी है। तो हम जा कहाँ रहे हैं? और मध्य प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अब जो अभी जो 1 महीने रैलियां करेंगे वो बहुत अहम होगा। और मध्य प्रदेश वो सूबा है जहां कांग्रेस को लगता है कि यहां तो हमारी जीत पक्की है। उसके बाद राजस्थान पर बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश में हम जा रहे हैं आज मुरैना। क्यों मुरैना जा रहे हैं? मुरैना वो ज़िला है जहां 6 सीटें हैं मुरैना विधानसभा की। पिछले चुनाव में बात करेंगे 2018 में 6 की 6 सीटें वहां कांग्रेस ने जीत ली थी। दिलचस्प बात यह कि जब पार्टी में टूट हुई कांग्रेस में, जब कमलनाथ सरकार को गिराने का जो खेल हुआ ज्योतिरादित्य सिंधिया के सौजन्य से, तो 6 में से मुरैना के 6 विधायकों में से 5 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में चले गए। लेकिन उसमें भी दिलचस्प बात यह हुई कि उस 5 विधायक में से जब उपचुनाव हुए तो 3 हार गए। मतलब कांग्रेस छोड़कर गए बीजेपी में और उसमें से 3 हार गए। तो ये 5 में से एक तो कांग्रेस में थे। तो ये हुआ मुरैना में। और मुरैना क्यों अहम हो गया? क्योंकि मुरैना के जो सिटिंग एमपी हैं नरेंद्र सिंह तोमर हैं, केंद्र में कृषि मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, टॉप 7-8 जो मिनिस्टर्स हैं उसमें। और नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की एक सीट दिमनी से इस बार चुनाव मैदान में उतार दिया गया। तो एक केंद्रीय मंत्री जो 2009 के बाद से लगातार 3 बार सांसद रहे, 2009, 2014, 2019, 9 में मुरैना से सांसद रहे, 14 में ग्वालियर से सांसद रहे नरेंद्र सिंह तोमर, और 19 में फिर मुरैना से, और ठीक ठाक मार्जिन से 1 लाख से ज़्यादा मार्जिन से मुरैना से सांसद के तौर पर 1.25 लाख के बीच उन्हें मार्जिन से जीते। लेकिन अब उस नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं, इनको ठेल कर भेज दिया गया। कोई भी जो केंद्र में सांसद मंत्री है उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे हैं, 33 साल से विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्हें भी ठेल कर भेजा गया। प्रहलाद सिंह पटेल कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, 5 बार के एमपी, केंद्र में मंत्री, उन्हें भी ठेल कर भेजा गया। नरेंद्र सिंह तोमर जो 2009 के बाद, मतलब 2003 में आखिरी विधानसभा चुनाव लड़े, 2 बार विधायक रहे ग्वालियर से, उन्हें भी ठेल कर भेजा गया। 20 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मैं इसलिए मुरैना जा रहा हूं, दिमनी भी जाऊंगा। और दिमनी वो सीट है जो बीते 3 बार से बीजेपी जहां से हारी है। 2 बार कांग्रेस जीती और 1 बार बीएसपी जीती थी। 2013 में शायद बीएसपी जीती, 18 में कांग्रेस जीती, और दिलचस्प बात यह है कि 2020 के उपचुनाव में भी फिर वहां से कांग्रेस जीती। मतलब जो दल बदल करके सिंधिया के साथ गए दिमनी से, जो सिटिंग एमएलए थे, वो फिर हारे 2020 में भी। अब उस सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर इस बार चुनाव मैदान में है। दिलचस्प बात यह भी है कि उस सीट पर नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे उनकी दावेदारी थी, और वो चुनाव लड़ने के लिए मानसिक तौर पर तैयार थे या तैयारी कर रहे थे, और उनका नाम वहां बहुत चर्चा में था कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे और भी कुछ दावेदार थे, उन्हें देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर नाम है शायद उनका, कि उनके नाम की चर्चा थी। तो बेटे को तो मिला नहीं, पिता को भेज दिया गया। अब दिमनी का जो जातीय समीकरण है उसमें तोमर, मतलब राजपूत वोटों की अच्छी खासी तादाद है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये समीकरण बदले भी हैं। अगर दिमनी को देखेंगे 9 चुनाव में तो 5 बार बीजेपी वहां से जीती है, 3 बार कांग्रेस, 1 बार बसपा जीती है, लेकिन बीजेपी का गढ़ ढहा है। बीते 3 चुनाव के नतीजे देखोगे, अभी भी जो उपचुनाव हुए उसमें भी शायद 20,000 से ज़्यादा मार्जिन से बीजेपी का उम्मीदवार, दल बदल करके बीजेपी में आने वाले उम्मीदवार 20,000 से ज़्यादा मतों से वो हारे। जो मैं देख रहा हूँ 2020 के उपचुनाव में, हाँ मतलब ये ज़्यादा से हारे, 5 और 27,000 से हारे जो बीजेपी से थे। गिरिराज दंडोतिया जो पहले कांग्रेस से जीते थे 18 में, बाद में बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, रविंद्र तोमर ने उन्हें हराया, जो लगभग वही 22 और 5 27,000 वोटों से हराया। तो अब वहाँ दिमनी में अगर नरेंद्र तोमर खुद चुनाव मैदान में है, उतर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? एक खबर ये भी आ रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर के कैंडिडेचर के अनाउंसमेंट के 15-16 दिन हो गए, 2 हफ्ते से ज़्यादा, अभी तक एक बार भी दिमनी गए नहीं। तो अगर कोई नेता अपनी विधानसभा नहीं जाता, उसकी 2 वजह होती है। एक तो उसको पक्के तौर पर या तो भरोसा होता है कि मैं नहीं भी जाऊंगा तो भी जनता हमें वोट दे देगी, हम जीत जाएंगे, और या फिर कुछ और वजह होती है। अब ये जो 7 सांसद विधायक चुनाव मैदान में एमपी में उतारे गए हैं,
7 सांसद मंत्री माफ करें, उनमें से सबके बारे में पक्के तौर पर जानकारी है कि कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता था विधानसभा। लड़ना क्यों चाहेगा? केंद्र में मंत्री है, जैसा कि मैंने कहा, कोई 33 साल से विधानसभा नहीं लड़ा, कोई जीवन में कभी नहीं लड़ा, कोई 25 साल से सांसद है। सबको ठेल कर भेजा गया तो उसको लेकर तमाम तरह के आकलन है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह शिवराज सिंह चौहान को अब किनारे करना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब नया नेतृत्व इमर्ज करे। शिवराज सिंह चौहान पूरे एमपी में जो चुनावी रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, वो बहुत ही भावुक अपीलें कर रहे हैं माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, क्योंकि उन्हें एकमात्र भरोसा है कि इस बार महिला वोट अगर उन्हें मिला, क्योंकि उन्होंने लाडली बहना स्कीम लॉन्च की जिसमें 1250 से 1500 तक देने की बात कर दी उन्होंने लाडली बहना स्कीम के तहत, और उन्हें लगता है कि एक बड़ी गेम चेंजर स्कीम हो सकती है शिवराज सिंह चौहान के लिए, और इसलिए वो लगातार चुनाव प्रचार में उसी का जिक्र कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां जो हुई है, चाहे भोपाल में हो चाहे ग्वालियर में, शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में अपनी सारी स्कीम की बात मोदी जी करते हैं, अपनी गारंटी, अपनी स्कीम, उज्ज्वला से लेकर और किसान निधि तक सब तरह की योजनाएं, और हमने ये किया वो किया, विकास के घोड़े दौड़ा दिए। बगल में शिवराज बैठे होते हैं, बिहार की भाषा में कहें मुंह ठिसवाए हुए। शिवराज सिंह चौहान का न तो उनका नाम लेते हैं, न उनकी दावेदारी का जिक्र है, न उनके चेहरे का जिक्र है, और न ही उनकी उस महत्वाकांक्षी योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी करते हैं जिन योजनाओं के दम पर शिवराज सिंह चौहान को लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी। अब बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये सवाल हवा में तैर रहा है। लेकिन उससे पहले एक है कि बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी, इसके तमाम तरह के सर्वे इस तरफ इशारा कर रहे हैं। जितने सर्वे आए हैं बीते कुछ दिनों में, हर सर्वे में कांग्रेस को बढ़त है, बीजेपी पीछे है, मार्जिन कम है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त है। पिछले चुनाव के नतीजे देखेंगे, 0.2% का ही फासला था कांग्रेस बीजेपी में, लेकिन सीटों का फासला था। कांग्रेस हालांकि बहुमत से सीट पीछे रह गई थी, कांग्रेस को 114 सीटें मिली, 116 में बहुमत होना चाहिए था, 2 सीटें कम थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने सरकार बनाई, और जिसको कमलनाथ की सरकार को कैसे गिराया बीजेपी ने आप जानते हैं। 109 सीटें बीजेपी को मिली थी पिछली बार। अब बात आती है जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना ये इलाका है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव क्षेत्र वाला इलाका है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की 3 पीढ़ियां, मतलब उनके पिता माधवराव सिंधिया, जिनका एक विमान दुर्घटना में हादसे में मौत हो गई थी, वो लगातार ग्वालियर से सांसद थे। उसके ग्वालियर, गुना जो 2 इलाके हैं जो उनका बेल्ट माना जाता है, राजमाता विजय राजे सिंधिया, वहाँ से शुरुआत हुई जनसंघ के साथ बीजेपी की तरफ। माँ और बेटे का राजनीतिक रुझान दोनों अलग था, दोनों अलग अलग दलों में रहकर राजनीति करते रहे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कुछ दिनों पहले वही कमलनाथ की सरकार को गिराकर बीजेपी में आए, केंद्र में मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो जिन लोगों ने बगावत की, उनमें से ग्वालियर में भी हारे, ग्वालियर की सीटों पर। ग्वालियर में भी बहुत अहम इस बार रोचक मुकाबला होगा। देखना ये होगा कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने अपने पाले में किया, या जो बीजेपी को लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए बहुत मुफीद हो सकते हैं चुनाव में, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को की जीत सुनिश्चित कर सकते हैं उस इलाके में। अगर पिछली बार का वोटों का आंकड़ा देखेंगे 2018 का, 2020 में थोड़ा सा बदला उपचुनाव में, लेकिन 2018 का देखेंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग में 34 सीटें हैं, जिसमें 26 सीटें कांग्रेस को मिली और बीजेपी को 7 सीटें मिली। अगर 26 सीटें मिली तब कहा गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक चेहरा थे, बड़ा फैक्टर था, इसलिए मिला। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो दूसरे पाले में है। वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जब दूसरे पाले में आ गए तब भी मुरैना में 3 सीटें हार गई बीजेपी, ग्वालियर में भी हारी। तो ये भी देखने की बात है। और नरेंद्र सिंह तोमर जिनका जिक्र किया, वो ग्वालियर से 2 बार के विधायक रहे थे सांसद बनने से पहले। तो अब बीजेपी के बड़े दिग्गज नरेंद्र सिंह तोमर का दिमनी में क्या होता है, उसमें तो एक दिलचस्पी है, जानने समझने की कोशिश करूंगा। दूसरा, बीजेपी ने ये सोचकर ऐसे दिग्गजों को उतारा है कि चलो हारी हुई सीटें हैं, जैसे 2 लिस्ट जो बीजेपी की आई, जिसमें 78 सीट्स का जब अनाउंस हुआ, उस 2 में से 39। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कोई शुभ अंक किसी ने बताया होगा, 39 की लिस्ट जारी करो, हालांकि बाद में एक और अलग से आया। तो उस 39 सीटों में से 78 में से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी
18 में जीती थी, मतलब 75 सीटें बीजेपी की हारी हुई सीटें थी। तो इसलिए पहले लिस्ट बीजेपी ने उन सीटों की पहली लिस्ट दी जहां से हारी हुई थी। तो अब मकसद ये होगा कि इस बार बीजेपी चाहेगी कि हारी हुई सीटों में से कुछ जीते। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग को अगर दिमनी में खड़ा किया तो आसपास में, चूंकि मुरैना में सारी सीट हार गए थे 2018 में उपचुनाव में, भले थोड़ी रिकवरी होने की गुंजाइश थी, वो भी ना के बराबर मान लीजिए, 2 सीटें जीती, लेकिन मकसद यह है कि कुछ सीटें प्रभावित हो। चूंकि ग्वालियर में भी उनका असर है, ग्वालियर से विधायक रहने वाले मूलतः नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना के गांव के, तो इसलिए मकसद है कि 5-7 सीटें भी अगर किसी ढंग से बीजेपी उस संभाग में, मतलब मुरैना और आसपास 10 सीटें भी अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी को जो नंबर, पिछली बार बीजेपी को 10 एक्स्ट्रा, मैं बोल रहा हूँ, पिछली बार भी टोटल जैसा कि मैंने कहा 7 सीटें बीजेपी नहीं जीती, 10 एक्स्ट्रा पिछली बार से, तो 17, 18, 20 सीटें बीजेपी हासिल कर सकते हैं। ऐसे बीजेपी का ऐसा की स्ट्रेटजी होगी। लेकिन अभी तक जो जितनी खबरें आ रही है, मुझे बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं, न के बराबर, जो किसी भी सूरत में मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी देख रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का साफ साफ मानना है कि बीजेपी की वापसी की गुंजाइश न के बराबर है। कांग्रेस को एज है, लेकिन कांग्रेस ने अभी सीटों का, मतलब कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया है। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कांग्रेस की लिस्ट आती है तो क्या होता है, उस लिस्ट के हिसाब से, या लिस्ट में किसी के टिकट मिलने कटने पर कुछ स्थानीय स्तर पर विरोध होता है। कहा जा रहा है कि 15 या 16 को मध्य प्रदेश की लिस्ट आएगी, चूंकि इसमें बीच में श्राद्ध पड़ गया, नवरात्र में लिस्ट आएगी। कमल एक और है कि बीजेपी में कुछ इंटरनल फाइटिंग भी है, चूंकि कई दावेदार मुख्यमंत्री के अब मैदान में हो गए, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हों, चाहे विजय वर्गीय हों, जो खुद दुखड़ा रो रहे हैं पब्लिक के बीच जाकर कि मैं तो इतना बड़ा नेता था, मैं तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था, विधानसभा मैं तो चुनाव लड़ा था, लेकिन हाथ जोड़ के और अब वोट मांगना पड़ेगा। वो आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने भी कई बार उसका जिक्र किया। तो कुल मिलाकर चुनाव दिलचस्प है, और इसलिए मध्य प्रदेश से शुरुआत कर रहा हूँ, और इसलिए इस इलाके से शुरू कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं देखता हूँ राजस्थान कैसे जाऊँगा। और ऐसे भी मैंने जैसा कि कहा, मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना जुलना, गांव देहात में घूमना, थोड़ा अपना भी ज्ञान बढ़ता है, थोड़े लोगों की जो आकांक्षाएं, उम्मीदें या नाउम्मीदी है उसको भी समझने को मिलता है। बहुत ये भी समझने को मिलता है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है, महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ है, ये सब तो है, लेकिन फिर भी कोई मोदी फैक्टर काम कर रहा है क्या, ये भी समझने को मिलता है, क्योंकि ये फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं। और इस चुनाव में क्या मोदी और मामा फैक्टर काम करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब खुद चेहरे के तौर पर आ गए। बीजेपी ने स्लोगन दिया है, मोदी के मन में एमपी है, एमपी के मन में मोदी है, मतलब मामा तो ऐसे किनारे हैं केंद्रीय नेतृत्व के नज़रिए से देखें तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए मुरैना और आसपास घूमूंगा। आप में से जो लोग मुरैना में रहते हैं, आसपास एमपी में कहीं, उन्हें लगे कि आपके इलाके में, आपके इलाके की समस्या, आपकी बातें अगर आप चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info.ajitanjum@gmail.com info.ajitanjum@gmail.com आप मेल कर सकते हैं, ताकि आपसे हमारी टीम के हमारे सहयोगी संपर्क करेंगे, फिर आपके इलाके में आने की कोशिश करूंगा अगर मौका मिला। और ऐसे भी अभी चुनाव का सिलसिला है, कई बार आना हो सकता है, उसके बाद फिर राजस्थान आऊँगा, और उसके बाद तो फिर लोकसभा है, 5.5 महीने बाद लगभग लोकसभा है। तो यात्रा हमारी शुरू हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोगों के बीच, गांव देहात में जाकर ये करूं। हम लोग 30 साल न्यूज़ रूम में रहे, लोगों से मिलना जुलना बहुत ना के बराबर रहा, रिपोर्टर्स या अपनी टीम या अपने सहयोगियों के बीच रह गए। अब ज़िंदगी में वो मौका इस यूट्यूब ने दिया है कि अधिक से अधिक घूमें, अधिक से अधिक लोगों को समझने की कोशिश करें, युवा क्या किस तरह से सोचता है, उसके लिए मायने क्या है चुनाव के, या उसके लिए मुद्दे क्या है। कई बार जो मुद्दे हम सोचते हैं या हम लोग बात करते हैं, महंगाई, बेरोजगारी, क्या वही है, कुछ और मुद्दा है। कई बार बात आती है उस कट्टर हिंदुत्व की, कई बार बात आती है गांव देहात में जाकर पता चलेगा जिन्हें कुछ मिला या नहीं मिला, लेकिन वो 370 की बात करने लगते हैं, या कोई राम मंदिर की भी बात करता है। तो इन सब के फैक्टर को समझने की कोशिश करते हुए एक दिमागी आकलन जो खाका बनेगा वो आपसे शेयर करता रहूँगा। एक बार मैं कहता हूँ कि मेरी कोशिश होती है जो दिखे वो दिखाऊं, पहले से प्री डिसाइडेड
ओपिनियन के हिसाब से बात करने से कई बार ज़मीनी हकीकत नहीं पता चलती है, विशफुल थिंकिंग के हिसाब से बात करने से भी नहीं पता चलती कि हम ऐसा चाहते हैं इसलिए हम ऐसा बोलें। तो इसलिए मैं अधिक से अधिक पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहता हूँ, अधिक से अधिक जनता की आवाज़ सुनना और सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर वोट तो वही देंगे, तय वही करेंगे। हम कोई मुद्दा तय करें या हम बताएं कोई मुद्दा है या आप बताएं। बहुत सारे लोग लिखने लगते हैं महंगाई, बेरोज़गारी और खेती किसानी, सिर्फ इस पर वोट होना चाहिए, लेकिन क्या वो सब लोग सिर्फ यही सोचते हैं? और महंगाई बेरोज़गारी के आंकड़े और जो स्थितियां आप सबको पता होगा, ठीक है, सरकार ने कुछ तरह तरह की स्कीम लॉन्च कर दी। अब जैसे किसान निधि का जिक्र हो रहा है, 6,000 मिलता है उसको 8,000 करने का की चर्चा है, या और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो गैस सिलेंडर को लेकर एमपी में भी कुछ चल रहा है, बाकी जगह भी। तो उन सब चीज़ों का फ़र्क कितना पड़ता है, और क्या उन सब के बाद भी लोगों को लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया यार, 18 साल हो गया, अब सरकार बदलनी चाहिए। हालांकि मैं फिर कहूँगा बदली तो 18 में भी थी, 2018 में, और वो कितना फासला है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। और आसपास भी कुछ ऐसी दर्शनीय स्थल है, वहाँ भी जाएंगे। और एक बात मैं बार बार कहूँगा कि मैं हर समय जब ऐसी जगहों पर जाता हूँ लोगों से मिलने, तो अपनी ओपिनियन को थोड़ा किनारे रखता हूँ, काउंटर ज़रूर करता हूँ, वो ज़रूरी है। कोई एकदम पक्का वाला मोदी समर्थक होगा तो हमें दूसरी तरह से बात करनी होगी, कोई पक्का वाला विरोधी होता है तो दूसरी तरह से बात करते हैं, क्योंकि वो प्रोवोकेटिव सवाल जब तक नहीं होंगे तब तक उसकी बात नहीं आएगी। तो उसमें लोग कमेंट कई बार बोलते हैं इस बार लगता है बीजेपी से आपको कुछ मिल गया, इस बार बीजेपी ने आपको सेट कर लिया। कई बार बोलते हैं कि तुम बीजेपी को हराने निकले हो, तुम उल्टी बात करो। ये जब पब्लिक से बात करते हैं तो पब्लिक की बात है, मेरी ओपिनियन वहाँ बहुत मायने नहीं रखती है। इसलिए मैं कोशिश ऐसे ही करूँगा कि उसी तरह की बात हो, जिस पक्ष के लोग, जिस गांव में, कई बार कोई ऐसा गांव या ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पूरे के पूरे बीजेपी समर्थक हैं या ज़्यादातर बीजेपी समर्थक है, कोई ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी विरोधी है या सबके सब बीजेपी विरोधी है। क्योंकि मैं कैंडिडेट जाता हूं ज़्यादातर जगह, बहुत लाइनअप पहले से नहीं करता हूं। अचानक पता चला, कुछ पता किया किसी समाज का, किसी बिरादरी का, किसी जाति विशेष का, या किसी और तरह का, किसी खास तरह के गांव या जो इलाके, और वहां पहुंच गए। जो लोग मिले, जहां भी जैसे मिले उनसे बात किया, या 2-4 लोग हैं तो कहा कि 10-5 लोगों को बुला लो। बहरहाल तो इस तरह से है। उसके बाद राजस्थान भी चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, आप सब लोगों को पता होगा। राजस्थान में भी पहली लिस्ट बीजेपी की आ चुकी है। 41 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेचर का अनाउंस किया, जिसमें 2 सीटें 2018 में बीजेपी जीती थी, उपचुनाव में एक और हार गई, तो 40 हारी हुई सीट, उसमें से 41 लिस्ट में से 40 हारी हुई सीट है। बीजेपी की अभी लिस्ट आनी है, 200 की असेंबली है। कांग्रेस की लिस्ट अभी नहीं आई है, ये भी बहुत अहम है। कांग्रेस की लिस्ट कहा जा रहा है कि 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को पहली लिस्ट कांग्रेस की आएगी। ये बात तब है जब कांग्रेस ने एक तरह से, कांग्रेस की तरफ से खबरें लगातार आई थी कि कांग्रेस सितंबर में ही लिस्ट जारी कर देगी, 3 महीने पहले। लेकिन अब कांग्रेस की लिस्ट सबसे देर में आएगी, पहली लिस्ट। तो राजस्थान में धींगा मुश्ती के बीच अशोक गहलोत वर्सेस बीजेपी है, इन फाइटिंग की खबरें हैं। कल के वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि राजस्थान के कई कैंडिडेट्स के खिलाफ, जिन्हें पहली लिस्ट में जगह दी गई, जिसमें 7 सांसद हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन या नारेबाजी उनमें से 6 के खिलाफ हो रही है। 2 के खिलाफ तो बाकायदा वीडियो आ रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर और देवी सिंह पटेल के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, जो भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं नरपत सिंह राजवी, उन्होंने विरोध किया है दिया कुमारी को विद्याधर नगर से जो टिकट मिला है उसके खिलाफ, क्योंकि 3 बार के सिटिंग विधायक हैं, उनका टिकट काट कर दिया कुमारी जो राजकुमारी हैं राजघराने की, उनको दे दिया गया। तो उनका बहुत ऐतराज़ का बयान आया था, भास्कर में कल छपा। शाम होते होते उन्होंने कुछ सफाई भी दी। तो ये सारी चीज़ों को हम समझते हुए इस बार लोगों के बीच रहेंगे, जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं, जिनसे हम बात करते हैं, राजनीतिक एक्सपर्ट, उनसे भी जहाँ तहाँ जैसे मौका मिलेगा गाहे बगाहे बात करते रहेंगे। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी चल रहे हैं, करण जो कैमरा कर रहे हैं, उपेंद्र जो हमारे बहुत ही ख़ास हैं, रिसर्च से लेकर बैकबोन प्रोडक्शन सब कुछ देखते हैं, और एक सहयोगी इस बार नए जुड़े हैं जो पिछली यात्रा में नहीं थे, रविंद्र, वो एडिटिंग करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो क्रिएटिव आप देखते हैं वो करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इतनी मेहनत, इतना घूमना, इतनी ऊर्जा लगाकर आप सब लोगों के लिए ज़मीनी
जो भी हकीकत है लोगों की के बीच राय शुमारी करके जो हम समझते हैं उसको आप तक पहुंचाना, इसमें जो मेहनत लगती है वो सब इसलिए ताकि आप तक सही तस्वीर पहुंचे। तो ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें, हौसला बढ़ाएं। और हम अभी आगरा से गुजर रहे हैं, आगरा शहर से, ताज के शहर से, और हम मुरैना की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं वीडियो आप तक कब पहुंचता है। रास्ते में किसी ढंग से हम अपलोड भी करेंगे, पूरा सिस्टम वैसे हम लेकर चलते हैं गाड़ी में। नमस्कार।